हेलो एवरीवन। तो आज हमारा जो टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। विलेज से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। वो हमारे देश का एक बहुत ही अहम मुद्दा है। आज के समय का सबसे बड़ा जो टॉपिक है। जब भी हमें न्यूज़ दिखती है या जब भी हम एक पिछले साल की जो न्यूज़ उठाते हैं तो सबसे जो अहम सबसे इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ थी वो थी रिगार्डिंग फार्म लॉज। तो देश के अन्नदाता यानी कि किसान जिन्होंने बहुत ही कड़ी मेहनत की इन फार्म लॉस को हटाने के लिए पिछले कई महीनों से लगातार वो ट्रक भर भर के दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे हैं। तो जस्ट कि वो लॉज हटाए जा सकें। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मैं बहुत ही संक्षिप्त में आज इन 3 फार्म लॉज के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। तो ये जो बिल्स थे राज्यसभा और लोकसभा में विदाउट एनी ओपोजिशन पार्टी ये 3 बिल्स को पास कर दिया गया और प्रेसिडेंट की चेयर पर रख दिया गया फॉर द फाइनल कन्वर्जन टू एक्ट्स। उसके बाद ये बिल्स यानी कि जो वॉइस वोट के द्वारा इसको पास किया गया था, जैसे कि तेलंगाना 2014 में बना था, तो सिमिलरली इन्होंने वॉइस वोट के द्वारा विदाउट एनी ओपोजिशन इन बिल्स को पास किया और इन्हीं बिल्स का बहुत ही बड़े लेवल पर विरोध हुआ जो कि मेजरली पंजाब, हरियाणा और यूपी साइड से था। दो कर्नाटका साउदर्न जो स्टेट्स हैं उनकी साइड से बिल्कुल था। तो इवन कि इसका आरएसएस का जो संगठन है भारतीय किसान संघ, इसने भी इसका विरोध किया लेकिन वो सड़कों पर नहीं उतरे, जो कि एक डिफरेंट मैटर था। तो अभी हम फटाफट 3 बिल्स देख लेते हैं। जो पहला बिल था वो था कि द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। जो दूसरा बिल है वो है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। जो तीसरा बिल है वो है द असेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। सबसे पहले फर्स्ट बिल के बारे में हम जानते हैं। तो द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स। तो इसमें क्या है कि जो सरकार है इसके द्वारा क्या लाया गया कि आपको इंफ्रा एंड इंटर स्टेट जो ट्रेड है वो आपको फ्री किया जाता है। यानी कि आप कहीं पर भी जाके किसी भी स्टेट में किसी भी जगह जाकर एक किसान अपनी जो क्रॉप है, अपनी जो खेती है वो बेच सकता है। तो जो पहले सिस्टम था उसमें क्या था कि जो किसान थे वो एक नोटिफाइड मार्केट थी, यानी कि आपने देखा होगा या सुना होगा कृषि मंडियां। जो हमारे छोटे छोटे गांव होते हैं उनमें मंडियां होती हैं और उनमें क्या उनको बोलते हैं एपीएमसीज, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज। तो लगभग 7,000 एपीएमसीज गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई थी। दिस इज फ्रॉम 50s। तो इसमें क्या है कि आपने देखा होगा किसान ट्रक भर भर कर अपने माल को अपनी क्रॉप को एक जगह मंडी में लेकर आते हैं और जो लाइसेंस्ड मिडल मैन होते हैं जिनको हम लोकल भाषा में आड़तिया बोलते हैं, तो उनको वो बेच देते हैं। तो वो जो मिडल मैन होते हैं, जो आड़ती होते हैं, उनको उस क्रॉप को खरीद कर, उस खेती को खरीद कर जो कि ऑक्शन पे होती है, उसको फर्दर वो रिटेलर्स को या गवर्नमेंट को बेच देते हैं। तो इस बिल के आने से जो चेंज आता है उसको हम समझते हैं। तो जो फार्मर्स हैं तो उनके पास एक ऑप्शन है कि अब वो मिडल मैन खत्म हो चुका है, उनको आड़तियों के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो डेफिनेटली अपना सामान, अपना जो क्रॉप है, अपनी जो खेती है वो डायरेक्टली किसी को भी बेच सकते हैं। हमें इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट नज़र आता है कि इससे उनको कमीशन देना नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं तो उनको अगर वो जाके डायरेक्ट बेचते हैं तो इसमें एमएसपी का तो कोई खेल रहा ही नहीं। तो वो जो डायरेक्ट उनके साथ डील करेंगे तो उन्होंने बोला कि हम इसको सपोज 1975 था, हम इसको 2000 पे लेते हैं, तो नेक्स्ट ईयर अगर सेम रिपीट होगा वो बोलें कि हम इसको 1500 में लेंगे, तो उनके पास कोई चारा नहीं है, उनको वो डेफिनेटली उसको बेचना पड़ेगा क्योंकि जो मिडिल प्लेयर्स हैं वो खत्म हो चुके हैं, एपीएमसीज खत्म हो चुकी हैं। तो यहाँ पर ये इशू इसलिए आता कि वो जो छोटे फार्मर्स हैं उनके पास बड़ा लैंड नहीं होता। तो लगभग 85% फार्मर्स के पास सिर्फ 2 हेक्टेयर लैंड होता है। 2 हेक्टेयर यानी लगभग 6 किले, जिसको पंजाबी में कह देते हैं। तो वो सिर्फ 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड उनके पास अवेलेबल होता है। तो वो इजीली नेगोशिएट नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास अगर अपना सामान बेचने वाला कम है तो ऑब्वियसली उनको जिस रेट पर मिल रहा है तो दे शुड बी हैप्पी, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसमें ये एक प्रॉब्लम था कि जो प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं जैसे कि महिपाल आटा, तो इन सबको वो डायरेक्टली कम पैसे में भी उनको देना पड़ेगा। तो जो दूसरा बेनिफिट सरकार को जो नजर आया वो ये था कि जो एपीएमसीज हैं वो अगर खत्म हो जाएंगी तो सरकार को एपीएमसीज को चलाने के लिए, मंडियों को चलाने के लिए जो खर्चा लगता है उसकी जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब तो उसको खत्म करने के बाद उसका जो खर्चा है वो बच जाएगा। और दूसरा जो पॉइंट है, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं जैसे कि महिपाल आटा मैंने बताया, तो उनको क्या होगा कि वो एपीएमसीज में आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एपीएमसी में आने के लिए एक टैक्स देना होता है जो कि स्टेट का टैक्स होता है 3-4%। तो वो तो इसीलिए सरकार ने उनको खत्म किया ताकि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको भी टैक्स देना ना पड़े, जो कि
कि एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट था स्टेट के लिए भी। तो सरकार अभी इसमें क्या कह रही है, सरकार ये भी कह रही है कि हमने एक ज्योग्राफिक जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो खत्म कर दी हैं, जबकि ये रिस्ट्रिक्शंस पहले भी कभी नहीं थी। किसान कहीं पर भी जाकर अपना सामान बेच सकते थे। बट द प्रॉब्लम वाज कि जो आड़ती हैं, जो मिडिल मैन हैं, उनको इसमें रिस्ट्रिक्शन थी। तो इसमें वो सिर्फ पंजाब का जो आड़ती है वो पंजाब में बेचेगा, हरियाणा का हरियाणा में, यूपी का यूपी में। इसमें प्रॉब्लम ये है किसानों की कि अगर वो कहीं और जाकर बेचते हैं तो उसमें जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, इतने भरे भरे ट्रक्स जाते हैं, उन पे उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है, उनका पैसा खर्चा वो होगा। वो तो सेकंड थिंग इज कि अगर उनके पास 10 ट्रक वो लेकर गए हैं, सपोज वो आज नहीं बिकती, 2 दिन तक नहीं बिकी, तो 3 दिन तक उसको जो स्टोर करना है वो कहाँ स्टोर होगा। तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी किसानों के लिए, जो कि फिजिबल था ही नहीं। तो इसलिए गेहूं चावल को दूसरी जगह जाकर बेचना उनके लिए पॉसिबल था ही नहीं। तो जो दूसरा हमारा बिल है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। तो इसमें क्या है कि जो हमारे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, वो डायरेक्टली किसान के पास जाएंगी और उनको क्रॉप की हार्वेस्टिंग से पहले ही उनको बोल देंगे कि हम 3 महीने बाद आपकी ये क्रॉप इतने प्राइस पर लेंगे। तो इसमें किसान को बेनिफिट है। सपोज 3 महीने बाद क्रॉप का प्राइस किसी तरह से सप्लाई डिमांड की वजह से कम हो जाता है, तो उसको जो पहले से उसने डिसाइड किया हुआ है, एग्रीमेंट किया हुआ है, उस प्राइस पे उसको वो अपनी खेती बेच देगा। लेकिन इसमें लूप होल क्या है कि अगर ये ऐसा होता है तो इसमें प्राइवेट प्लेयर्स धीरे धीरे मोनोपोली करेंगे। सिमिलरली लाइक जियो ने क्या किया, अपने कस्टमर्स को बनाया, उनको ग्रैब किया, उनको अच्छे ऑफर्स दिए, उसके बाद उन्होंने अपनी मोनोपोली क्रिएट की मार्केट में, और जैसे ही उनकी मोनोपोली क्रिएट हुई उन्होंने अपने प्राइसेस को हाई कर दिया। तो ऐसे ही अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का केस होगा, किसानों को पहले सालों में उनको फायदा होगा, लेकिन जब उनकी मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी तो कंपनीज अपना मार्जिन हाई रख के किसानों को कम रेट देंगी और लोगों को वो हाई रेट पर बेचेंगी, जिसमें लोग यानी कि जो रिटेलर्स हैं, जो खेती नहीं करते, उनको उस प्राइस पर खरीदना पड़ेगा। यानी कि वो कम प्राइस पर किसानों से लेके हाई प्राइस पर लोगों को, रिटेलर्स को बेचेंगी। तो इस चीज को किसानों ने समझा कि गवर्नमेंट का इसमें कोई भी कंट्रोल नहीं होगा, तो जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट अकॉर्डिंग टू द प्राइवेट प्लेयर्स करेगा। उसके लिए इनकी डिमांड थी कि एमएसपी को इस कॉन्ट्रैक्ट यानी सेकंड बिल से लिंक ही कर दिया जाए, जबकि ऐसा कुछ बिल में नहीं था। तो जो थर्ड हमारा बिल है वो है द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। तो अब इसमें हमें समझने के लिए क्या है कि सरकार ने क्या किया, जो एसेंशियल कमोडिटीज थी, क्रॉप्स थी, उनको वो खत्म ही कर दिया। अब एसेंशियल कमोडिटीज का क्या सीन है कि इट प्रपोजेस टू अलाउ इकोनॉमिक एजेंट्स टू स्टॉक और स्टोर द फूड आर्टिकल्स फ्रीली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। तो इसमें क्या था कि कोई भी एक जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं उसको वो स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन थर्ड बिल में इस चीज को खत्म कर दिया। यानी कि कोई भी जो क्रॉप्स हैं, यानी जो व्हीट है, राइस है, पैडी है, वो सब स्टोर कर सकते हैं। अगर वो चीज स्टोर हुई तो इससे क्या होगा, मार्केट में आर्टिफिशियल फ्लक्चुएशन होगा, क्योंकि लोग स्टोर करेंगे। अब जब डिमांड हमारा, सपोज ऑनियन है, डिमांड हमारा ज्यादा है, अनियन का प्राइस हाई होगा। जैसे ही अनियन का प्राइस हाई होगा, वो उस अपने जो स्टोर्ड अनियन है उसको वो मार्केट में लेके आएंगे और हाई प्राइसेस पर बेचेंगे। तो इसलिए इस बिल की कड़ी निंदा की गई, इस बिल को अपोज किया गया किसानों के द्वारा। तो जो बेसिक जो डिमांड्स थी, ये सब हमने देखा 3 बिल्स के बारे में। इसके बारे में आपके डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं। तो जो बेसिक जो डिमांड्स थी फार्मर्स की, वो ये थी कि जो भी हमारा एमएसपी है, यानी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसको इन बिल्स के साथ जोड़ा जाए। और जो एक्ट्स हैं, दिस एक्ट्स आर मोर फेवरेबल टू द कंपनीज एंड दिस आर नॉट लीगली एम्पावरिंग आवर फार्मर्स। तो जो थर्ड हमारी जो डिमांड थी उनकी, जो एपीएमसीज हैं, उनको डेफिनेटली उनमें रिफॉर्म्स की जरूरत है, बट दिस आर नॉट टू बी रिमूव्ड। तो एपीएमसीज को रिमूव करने की बजाय उनको रिफॉर्म करना चाहिए। जो अगली डिमांड थी वो ये थी कि एपीएमसीज के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए, एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की जाए, ना कि इन चीज़ों को ख़त्म ही कर दिया जाए और मिडलमैन को, आड़तियों को, अकाउंटेंट्स को ख़त्म कर दिया जाए। तो ये सब मुद्दा पूरा फार्म बिल्स का था। लेकिन आज गुरु नानक देव जयंती के ऊपर एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, जिसमें कि उन्होंने क्लियरली बोला कि इन बिल्स को डिमोलिश करते हैं और इस मंथ के एंड तक इन बिल्स की फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर देंगे ताकि वो कंप्लीटली डिमोलिश हो जाएं। तो एक बहुत ही बड़ी खबर थी किसानों के लिए। तो यह उनके लिए एक बहुत ही बड़ा एक उपहार समझ लें, लेकिन ये उनका हक था जो उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से, कड़े परिश्रम से, बहुत ही मजबूती से एक साथ रहकर इतने किसानों की जान गई, लेकिन फिर भी वो डटे रहे। तो आई रियली अप्रिशिएट दैट थिंग। और आज उनके पास यह पावर थी कि उन्होंने अपने जो बिल्स थे वो डिमोलिश करवाए और आज वो अपने घर पर जाएंगे। तो मुझे बहुत ही खुशी है इस चीज़ की। आपके क्या ओपिनियंस हैं, आप डेफिनेटली मुझे अपने कमेंट्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। दिस इज फ्रॉम माई साइड। स्टे मोटिवेटेड, स्टे हेल्थी। थैंक यू।